जय हिंद दोस्तों, हंसिनी एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमने पिछले क्लास में समास और वर्ण की सारी तथ्यों का अध्ययन कर लिया। अब आगे आते हैं हम संधि पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 3-4 दिन का जो गैप बीच में रहा, इसमें हमने कोई वीडियो नहीं डाली और थोड़ी सी परेशानी होने के कारण, लेकिन प्रयास रहेगा कि अब हर दिन वीडियो आपको पड़ेगी। एक मैं हिंदी की वीडियो डालूंगा, दूसरी ट्रिक विधि से जीके जीएस भी उसमें चलता रहेगा, ताकि आपको जीके जीएस के माध्यम से पढ़ाई और इसके बाद आपका मनोरंजन भी होता रहेगा। क्योंकि ये ऐसे तथ्य हैं जिसमें हमने क्या किया है कि एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, उसमें सारी चीज का समावेशन कर लेते हैं, जिससे एक ही ट्रिक पे हम एक ही, जैसे किसी राजा का कार्यकाल हो गया, या किसी राजवंश के संस्थापक हो गए, या राजा का क्रम हो गया, तो इन सारी चीजों को हमने एक सूत्र में ही बांध रखा है। और उस सूत्र को जब हम रखेंगे तो आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर आएगी। मेरा विश्वास है कि आप हंसते हंसते उस चीज को याद कर लेंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। चलिए आज संधि हम देख लेते हैं। संधि, सबसे पहले संधि क्या होती है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और संधि के प्रकार, मतलब संधि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, संधि कहते किसे हैं। ठीक, तो संधि की परिभाषा की बात कर ले। जब दो परस्पर वर्ण या ध्वनि के संयोग से क्या हो गया, दो ध्वनि प्लस दो वर्ण कर लीजिए। ठीक, ये परस्पर संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। संधि कहते किसे, जब दो वर्ण शब्द का, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया हिमालय या विद्यालय कर लीजिए, जैसे विद्यालय, ठीक, विद्यालय हमने कर लिया। ठीक, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक, तो करेंगे क्या कि इसमें लिखा है जब दो ध्वनि या दो वर्णों के परस्पर संयोग से होने वाले परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या है, दो शब्द हैं। अब इन दो शब्दों के मिलने के बाद योग से जो परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, अर्थात विद्यालय। ये क्या हो गई, विद्यालय संधि, अर्थात इसमें क्या हो, दो परस्पर वर्ण कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये वर्ण है प्लस ये भी क्या है, वर्ण है। इसे दा भी लिख सकते हो, आ भी लिख सकते हो, इन दो वर्ण, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वर्ण हैं। शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का क्या, पहले वर्ण से जो योग होता है, या जो मिलने से या दोनों के संयोग से जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, आगे संधि विच्छेद। ठीक, संधि के नियमों द्वारा, क्या कह रहा है ये, संधि के नियमों द्वारा संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों, बनाए गए वर्णों या शब्दों को प्रारंभिक अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा,
प्रारंभिक अवस्था में लाना ही क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक, अब संधि विच्छेद ही हमने पढ़ लिया, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब दो वर्णों के मेल से ठीक बनाए गए शब्द को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। दिया है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक, शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक, संधि विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक, क्लियर। अब आते हैं संधि के प्रकार। निम्नलिखित संधि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। हेडिंग संधि के प्रकार। संधि के प्रकार की बात करते हैं तो यह निम्नलिखित कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक, ये हो गई हमारी 3 संधियां। अब हम पढ़ेंगे सबसे नंबर 1, इसके परिभाषा की बात कर लेते हैं। जहां स्वर से स्वर का मेल हो, जहां पे स्वर से स्वर का मेल हो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। और वही ऐसे व्यंजन संधि की परिभाषा, जहां पे व्यंजन से व्यंजन का मेल हो वहां पे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि सबसे लास्ट में हम पढ़ाएंगे विसर्ग संधि, लेकिन विसर्ग संधि की परिभाषा आप जान लो। जिस संधि में संधि करते समय विसर्ग का प्रयोग किया जाए वहां पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तीनों की परिभाषा हम क्या क्लियर कर लिए। अब हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। इन्हें बाकी को हम रिमूव कर देते हैं। स्वर संधि, इसकी हमने परिभाषा पढ़ ली। अब स्वर से स्वर का मेल, स्वर से स्वर का मेल। ठीक, वहां पे क्या होगा? स्वर संधि होगी। इनकी प्रकार की बात कर लेते हैं। तो स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। निम्न 5 प्रकार की होती है। ठीक, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 कौन सी हो जाएगी? आयादी संधि। अयादी संधि। ये तो हो गए हमारे किसके? स्वर संधि के प्रकार। कौन कौन से? दीर्घ संधि, इसे हम दीर्घ स्वर संधि भी लिख सकते हैं, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और आयादी स्वर संधि। ठीक है, ये के 5 प्रकार हो गए। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। लिख लो अगर लिखना चाहो तो। अकह सवर्ण
दीर्घ। ये इसका क्या है, सूत्र है। अब इससे हमें पता चलता है अक क्या है, ये प्रत्याहार है, यहाँ पे हलंत होगा। ये अक क्या है, प्रत्याहार। अब कहोगे ये प्रत्याहार कहां से आ गया, ये अक प्रत्याहार कहां से आ गया, तो ये माहेश्वर सूत्र में अउलिक है ना, तो ये अक प्रत्याहार में शब्द कौन, वर्ड कौन कौन से आते हैं, ठीक, कमा छोटी ई, उ, अ उ, ड़, लुई का, ये क्या है, ये इसके पहचान है, अ यू उ। ठीक, अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा कैसे इसका हम करेंगे, जिस संधि में अ यू उ, ठीक, अ यू के बाद इसका दीर्घ आ, बड़ी, बड़ाऊ आ जाए, वहां पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। अर्थात लिख लें आ, बड़ी ई, कामा बढ़ाऊं ऊ। इसके स्थान पे अगर ए आ जाए तो हम कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। अब देखो सबसे पहला अ का नियम हम देख लेते हैं। अ का नियम, अ का नियम, अ का नियम जानने से पहले जान लीजिए जो अप्रत्याहार हमने बताया है। अगर कभी कभी ये पूछा जाए कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है या माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14। और प्रत्याहार पूछा जाए कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 42। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42। अगर कोई पूछता है कि प्रत्याहारों में या माहेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, तो ह एक ही ऐसा वर्ड है जिसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। ठीक, अगर पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र किस ग्रंथ में पाया गया है, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ है। अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा है या किसका ग्रंथ है, तो है माननीय श्री महर्षि पाणिनि जी का वो ग्रंथ है, जिसमें हमें प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्रों की क्या है, संरचना मिलती है, रचना मिलती है। हमें उसी से पता चलता है कि इन्होंने ही इस सूत्र का क्या किया है, विवेचन किया है, लिखे हैं, पंक्तिबद्ध किए, जो भी कह लो। क्योंकि इनके एक अष्टाध्यायी जो बुक है उसमें एक क्या है, श्लोक मिलता है माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति को लेके। तो उसमें क्या है, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। नौ पंचवारम का मतलब क्या होता है, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5, 9 + 5 = 14। जब भगवान शिव ने या नटराज, भगवान नटराज शिव को भी कहा जाता है, उन्होंने जब अपने डमरू को बजाया कितनी बार, 9 पंचवारम, 9 और 5 14 बार, तो ये माहेश्वर सूत्र निकल के आए। ठीक है, तो इन जब माहेश्वर सूत्र निकले उनके डमरू के स्वर से, तो उन्होंने सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने उन्हें माहेश्वर सूत्र का रूप देके पंक्तिबद्ध करके प्रत्याहारों और माहेश्वर सूत्रों के रूप में क्या किया, विभक्त कर दिया। तो इसलिए कहीं कहीं ना इनको भी माना जाता है कि जो हमारा वर्ण है उसके लेखक महर्षि पाणिनि को भी मतलब दायित्व जाता है कि इन्होंने ही इसका क्या किया है, पंक्तिबद्ध किया है माहेश्वर सूत्रों। क्योंकि जब माहेश्वर सूत्र निकला था मतलब उनका कोई अस्तित्व, कहने का मतलब कि कोई एक निश्चित लाइनिंग न थी, कोई निश्चित स्थान नहीं था। तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया, इन सारे वर्डों को एक तरफ से सजाया, कह लीजिए काव्य की भाषा में इन्होंने सजाया। चलिए ठीक है, उधर ना जाके आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखते हैं अ का नियम। ठीक, हिम धन आलय, पहला देखते हैं हिम धन आलय, हिमालय। ठीक है, अब देखें हिम, अब इसका जब हम खंड करेंगे तो क्या होगा, म का, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है संधि किसे कहते हैं, जो पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला पद क्या होता है, उसके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हमने परिभाषा देखी है। तो
इसमें क्या हो जाएगा, म का पहले हम खंड कर लेंगे, म प्लस अ हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है, आ एक स्वर है, ठीक, अर्थात अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। ये रहा अ धन अ बराबर आ का नियम। दूसरा देखते हैं, पुष्प धन औली बराबर क्या हो जाएगा, पुष्पावली। इसमें भी कौन सा नियम है, प में अ हो गया प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ, क्योंकि हमने कहा है परिभाषा में कि जब अ यू आए अक सवर्णे अक प्रत्याहार में ये जितने वर्ण हैं अपने समान सवर्णे अपने समान वर्णों में क्या हो जाएगा, दीर्घ, मतलब अपने दीर्घ वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात अगर सब संधि में अगर अ ई उ आए तो परिभाषा में क्या है कि यह अपना स्थान छोड़कर अपने दीर्घ में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अ धन अ का नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। अ का नियम, आ धन अ का नियम, ठीक है। आ धन अ का नियम में पहला उदाहरण हम देखेंगे, कौन सा है, माया धन अधीन, क्या हो जाएगा, मायाधीन, मायाधीन। अब देखिए क्या है यहाँ पे, य में पहले पद का लास्ट वाला वर्ड और दूसरे पद का पहला पद, तो य धन आ, तभी ना होगा या, ठीक है। अगर ये मात्रा इसमें जुड़ेगी तभी तो ये दीर्घ बनेगा। तो हो गया या प्लस अ बराबर नियम क्या है, अपने दीर्घ में बदल जाएगा, ये आ हो जाएगा, ठीक। ये तो रहा आ धन अ का नियम, अर्थात माया धन अधीन बराबर मायाधीन। कहने का तात्पर्य कि जब अक प्रत्याहार के वर्ण आए किसी संधि में अक प्रत्याहार के वर्ण दिखाई दे तो सीधे सीधे क्या है उसकी भाषा कि अक सवर्ण दीर्घ मतलब समान वर्ण, दीर्घ मतलब अक प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वह अपने समान वर्णों के दीर्घ में बदल जाते हैं, वहां पे क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक। अब हो तीसरा नियम, आ धन आ का नियम, ठीक। आ धन आ का नियम पहला हो जाएगा विद्या धन आलय, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय। अब विद्यालय हमने आ धन आ का नियम क्या हो जाएगा, पहले लास्ट वर्ड में विद्या है, इसमें हो जाएगा आ प्लस ये ऑलरेडी क्या है, स्वरी है, आ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आ की मात्रा है क्या है, द में आ की मात्रा लगी अर्थात विद्यालय हो जाएगा। नंबर बराबर क्या हो जाएगा, कविच्छा। अब हमने क्या क्या है, ये छोटी ई है, नियम हम ई का पढ़ रहे हैं, ई धन ई बराबर बड़ी ई, नियम क्या पढ़ रहे हैं, चलिए आइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटी ई है प्लस छोटी ऑलरेडी है, बराबर क्या हो गया, यहाँ पे बड़ी हो गई, अर्थात नियम क्या है, ये अपने समान वर्ण के दीर्घ में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कविच्छा, ठीक।
नंबर दूसरा देख लेते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, कौन सा? बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर नदी धन ईस बराबर नदीस। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? बड़ी ई है प्लस बड़ी ई ऑलरेडी है, बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। यह चाहे दीर्घ हो, वो अपने सामान के दीर्घ में बदल जाती है, तो बड़ी ई का दीर्घ बड़ी ई होगा और छोटी ई का दीर्घ क्या होगा? बड़ी ई होगा। क्लियर? एक ऊ का नियम देख लेते हैं। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर ती क्या हो जाएगा? सुक्ति। ठीक, सुक्ति। यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ है प्लस यहाँ पे भी क्या है? छोटा ऊ है, बराबर क्या हो गया? यहाँ पे बड़ा ऊ अपने दीर्घ में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। पहले शब्द का पहला वर्ड और दूसरे शब्द, पहले वर्ड का लास्ट वर्ड और पहले शब्द का लास्ट वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड से हम क्या करते हैं? योग करते हैं। योग करवाते हैं तो उससे क्या होता है? जो परिवर्तन होता है वो तो संधि हो गई, लेकिन हम नियम पे जब चलेंगे तो नियम पे देखेंगे कि जो उसका लास्ट वर्ड है उससे क्रिया करने से अगले शब्द में क्या परिवर्तन हो रहा है, और जब दीर्घ स्वर संधि के नियम से उसका समावेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट में चाहिए आपको उदाहरण सारे लिखने के लिए, तो मैं और भी उदाहरण दे दूंगा। जैसे देख लो, इसमें बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। भूधन उद्धार भूधन उद्धार बराबर उद्धार। ठीक, इसमें भी क्या है? इसमें बड़ा ऊ हो गया है, पहले बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। यह क्या हुआ? अपने दीर्घ में परिवर्तित हो गया। अब इसे पहचानने के नियम क्या हैं? पहचानने के नियम, जिस संधि में समान वर्ण अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाए, अर्थात जहां पे अ ई उ की जगह आ ई उ आ जाए, आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाए, वहां पे क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगी। मैं लास्ट में सारी चीज क्लियर कर दूंगा, जब सारी संधि में खत्म कर लूंगा तो उनके पहचानने का नियम बता दूंगा कि कोई अगर शब्द दिया है तो उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे और उसे हम पहचानेंगे कैसे, वो सारी मैं बता दूंगा। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको विस्तृत रूप से, ताकि 10th और 12th के भी लड़के इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है।